मित्रों, यूं महसूस होता है कि इनकलाब बांग्लादेश के बाद इंडिया के कुछ पॉलिसी मेकर्स जो हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं और कुछ जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेंटल जो कंडीशन है उनकी, जहनी जो कंडीशन है, वो कुछ डिस्टर्ब किस्म की नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी एक बंदे के ऊपर या किसी एक मुल्क पे इस रिवॉल्यूशन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो रिवॉल्यूशन है इसको करवाया गया है, ये खुद ही नहीं हुआ, नेचुरल नहीं है, इसके पीछे कुछ फोर्सेस थी। लेकिन किसी एक मुल्क का नाम नहीं लिया उन्होंने या किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया, बहुत सारे मुल्कों का और बहुत सारे बंदों का एक साथ ये नाम लेते रहे। इन्हीं नामों में से एक नाम जॉर्ज सोरोस का भी सुनने में आता रहा हमें इंडियन मीडिया के अंदर कि जॉर्ज सोरोस, जो कि अमेरिकन बाय द वे बिलियनियर हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके लिए कहा जाता है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट के करीब हैं। पिछले दिनों इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने भी खूब इनको बुरा भला कहा, नाम ले लेके इनको गंदा किया गया और इन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जॉर्ज सोरोस मौजूदा जो रिजीम है इंडिया की, उसको दबरदूस करवाना चाहते हैं। ये वहाँ की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगाती रही कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। अब हुआ यह है कि जॉर्ज सोरोस साहब के जो बेटे हैं वो बांग्लादेश आए हुए हैं और बांग्लादेश आकर उनकी मुलाकात किसके साथ हुई है? मोहम्मद यूनिस के साथ। इस पे भी इंडियन मीडिया ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि देखें, ये जो जॉर्ज सोरोस का बेटा आया हुआ है, ये डेवलपमेंट कंफर्म कर रही है हमारी उन रिपोर्ट्स को जो कि हम यहाँ पर छापते रहे हैं कि बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन के पीछे जॉर्ज सोरोस था। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि जॉर्ज सोरोस सन एलेक्स, who backs idea of independent Kashmir, meets Bangladesh government head Yunus. The meeting between Alex and Yunus comes days after the US administration led by Donald Trump stopped foreign aid to Dhaka. इसके अलावा स्वराज्य जो इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने देखें क्या लिखा है। वो कहते हैं कि the meeting's timing is suspicious, especially after allegations that Soros-backed groups contributed to the ousting of Sheikh Hasina's government last year. It also comes at a time when Yunus has consolidated power with support from Islamists and given them a free run to persecute the Hindu minority in Bangladesh. तो देखिए कितने सारे लोगों का और कितने सारे मुल्कों का और कितने सारी तंजीमों का नाम वो लेते रहे, किसी एक का भी नहीं ले रहे ना। मसला यही तो है। कहते हैं ISI इसके पीछे था, कहते हैं चाइना इसके पीछे था, कहते हैं कि BNP वाले इसके पीछे थे, कहते हैं कि जमात इस्लामी इसके पीछे था, फिर कहते हैं अमेरिका पीछे था, फिर कहते हैं नहीं अमेरिका नहीं, जॉर्ज सोरोस इसके पीछे था। ये सारी जो तरह तरह की खबरें हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि या तो इनका मानसिक संतुलन जो है वो खो गया है, हिल गया है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। भाई जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये जो USAID स्टॉप की गई है, इंडिया की भी स्टॉप की गई है, बाय द वे इंडिया भी रिसीव करता रहा है। तो ट्रंप ने सिर्फ बांग्लादेश की स्टॉप नहीं की, पाकिस्तान की भी स्टॉप की है, इंडिया की सारी दुनिया में की हुई है। इजिप्ट और इसराइल के अलावा बाकियों की स्टॉप कर दी है उन्होंने USAID। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, सिस्टम चलाने के लिए डोनर्स को भी देखना पड़ेगा और मुख्तलिफ जगहों से पैसा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मोहम्मद यूनिस की सरकार सिर्फ वही कर रही है। इसको तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज से जोड़ना मेरे ख्याल से कोई मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अवामी लीग के जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए आज एक बड़ी कंसर्निंग खबर मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। वैसे तो खैर सारे रीजन के लिए कंसर्निंग है, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पर कंसर्निंग यूँ है क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो थोड़ा ज़्यादा ही इंडिया के चुंगल में धंसते चले जा रहे थे और वहाँ से जो भी फरमाइश की जा रही थी ये यहाँ से यस सर बोल रहे थे। इस प्रोग्राम के अंदर कई मरतबा मैं कह चुका हूँ कि RSS और BJP का जो अल्टीमेट गोल है वो अनेक्स करना है इन तमाम मुल्कों को, रीजन के तमाम जो मुल्क हैं साउथ एशिया के। ये कहते हैं कि यहाँ तक हमारा अखंड भारत हुआ करता था, तो ये अनेक्स करना चाहते हैं, एक अखंड भारत क्रिएट करना चाहते हैं ना। पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं
तो उसको अनेक्स करना फिलहाल इतना आसान नहीं, लेकिन इन्होंने टारगेट पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को रखा हुआ था और बाकी के जो एरिया के हिसाब से छोटे मुल्क हैं रीजन के, उसको इन्होंने टारगेट पे रखा हुआ था। अब अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के हवाले से एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर आ रही है सामने, और इसको देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई जी शऊर बंदा इन मुल्कों के अंदर, हमारे रीजन के मुल्कों के अंदर मौजूदा रजीम को सपोर्ट करेगा। इंडिया की जो मौजूदा रजीम है, मेरा नहीं ख्याल कि इनको सपोर्ट करेगा। हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन रिवील कर दिया गया है। कुंभ का मेला वहाँ पर चल रहा है इंडिया के अंदर, तो कुंभ के मेले के अंदर उन्होंने ये इंतज़ार कर रहे थे कुंभ का मेला आए, तो कुंभ के मेले में ना शुभ मुहूर्त होगा तो उस पर हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिवील कर दें। बना हुआ तो खैर पहले ही था, लेकिन उन्होंने रिवील कर दिया है। और रिवील करने के बाद इन्होंने जो टॉप के हिंदुत्व के जो स्कॉलर्स हैं उनको ये कॉपीज़ भेजी गई हैं। 501 पेजेस का ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भेजी गई हैं, और उनसे अप्रूवल मिलने के बाद ये नरेंद्र मोदी साहब को दे देंगे और वो इसको पार्लियामेंट में बहस कराने के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे मोदी साहब। अच्छा, ये बाय द वे इन्होंने खुद ही करवाया हुआ है। इस तमाम एक्सरसाइज के पीछे असल में आरएसएस और बीजेपी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये इनकी जानिब से बनाया गया है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट दी जा रही है वो 2035 है कि 10 साल के अंदर अंदर स्लोली इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर एकदम से नहीं हो सकता तो आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाय द वे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इंडिया की जो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा 2035 तक। उसके बाद मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि इंडिया वन पीस में सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही घटिया और जाहिलाना किस्म की चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं। सबसे इसमें जो बड़ी घटिया और रेसिज्म से भरपूर चीज़ इन्होंने डाली है वो ये डाली है कि जो पार्लियामेंट होगी जिसका नाम धर्म संसद होगा, धर्म संसद का एक चीफ होगा भाई, एक चीफ होगा धर्म संसद का, और धर्म संसद में जो लोग बैठेंगे वो तमाम के तमाम जो होंगे वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते होंगे, जस्ट हिंदू बरादरी, उसके अलावा कोई नहीं, ना जैन, ना सिखिज़म, ना बुद्धिज़्म। मुसलमान और क्रिश्चियन से तो वैसे ही इनका 36 का आंकड़ा है, उनको तो वो वैसे ही उसकी शक्ल भी पसंद नहीं करते, वो तो होंगे ही नहीं वैसे भी। लेकिन बाकी भी नहीं होंगे, ना जैन होंगे, न सिख होंगे, न बुद्धिज़्म वाले होंगे, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हिंदुइज्म के लोग होंगे यानी पार्लियामेंट के अंदर। और वोटिंग जो राइट होगा, चलें ठीक है आप नहीं बिठाते बाकी धर्म के लोगों को, लेकिन आप उनको वोटिंग के राइट देंगे या कुछ उनको रेलेवेंट करने की कोशिश तो करेंगे सिस्टम के अंदर, लेकिन वो भी नहीं है। मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूडेड होंगे, वोट भी नहीं डाल सकेंगे। वोट भी जो डालेंगे वो सिर्फ हिंदू बरादरी के लोग डालेंगे, और सिखिज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट होगा। वही सेम आरएसएस वाला यहाँ पर नज़रिया, वही सेम आरएसएस इसी चीज़ की प्रचार करती रही है शुरू से लेकर, और ये उन्हीं की आइडियोलॉजी है और उन्हीं के ताउन से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बनाया गया है, बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन मज़ाहिब के लोगों को वोट डालने की इजाज़त होगी, बाकी जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, ना वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं, ना उनके पास वोटिंग राइट होंगे। अच्छा, इसके अलावा माजरत चाहता हूँ ये वर्ड यूज़ करने के लिए, लेकिन सिचुएशन पे फिट यही बैठता है। इसके अलावा क्या क्या बकचोदियाँ की गई हैं उसके लिए ज़रा डेक्कन हेराल्ड को देखिए। महाकुंभ, ओनली सनातन धर्मा फॉलोअर्स विल हैव राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस अंडर हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिंदू जुडिशल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अखंड हिंदू राष्ट्र। समझ में आ रहा है ये क्या बात कर रहे हैं? अखंड हिंदू राष्ट्र जो है वो मौजूदा नहीं है, इंडिया का जो नक्शा है ये नहीं है, ये पूरा का पूरा साउथ एशिया असल में अखंड हिंदू राष्ट्र है। असल में ये उसको टर्म रेफर कर रहा होता है, सबकी बात कर रहे हैं। The constitution of the Akhand Hindu Rashtra is ready and will be presented to the people on the occasion of Basant Panchami on February 3 at the ongoing Mahakumbh in Prayagraj. Only the followers of the Sanatan Dharma would have the right to contest the elections under the constitution of the Hindu Rashtra, and only the followers of the religions of the Indian subcontinent, Jainism, Sikhism, Buddhism would be allowed वोट इन द पोल्स। ना मुसलमान वोट डाल सकेंगे, ना क्रिश्चियंस वोट डाल सकेंगे। उसके अलावा एक और भी कंडीशन होगी, ये जो वहाँ पर बैठेंगे धर्म संसद के अंदर जो लोग बैठ रहे होंगे, ये देखें ना शेख चिल्ली वाले मंसूबे, कहते हैं दी मेंबर्स ऑफ दी धर्म संसद पार्लियामेंट वुड बी entitled only to constituency allowance, simple security and vehicle. The candidates for the Dharam Sansad will have to be a student of Vedic Gurukula school. One of the seers associated with the committee
विच प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेड। अच्छा जी, सख्त पनिशमेंट्स भी होंगी खासतौर पर माइनॉरिटीज के लिए। कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिंदू जुडिशियल सिस्टम। Everyone will be guaranteed quick justice. The punishment will be aimed at reforming the person. Those leveling false allegations will be punished, Risir said. तो जोहला के झुरमुट ने बैठ के कंबाइनली एक चूतियापा तख्लीक किया है जिसका नाम हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अंदर किसी भी बाकी की कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं है, और ये एक परफेक्ट रेसिपी टू डिजास्टर जिसे कहते हैं ना, वो इन्होंने बना के रख दी हुई है। 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए कुछ भी नहीं है। करोड़ों जो क्रिश्चियंस हैं, खासतौर पर इंडिया की वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 रियासतें, क्रिश्चियन मेजॉरिटी रियासतें, उनके लिए कुछ भी नहीं है। सिखों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है सवाए एक छोटे से वोटिंग राइट के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके लिए भी। बुद्धिज्म वालों और जैनिज्म वालों के लिए भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सारे दूसरे दर्जे के शहरी हैं। सिख, जैन और बुद्धिज्म वाले दूसरे दर्जे के शहरी हैं, इनके पास सिर्फ वोटिंग राइट है, जबकि क्रिश्चियंस और जो मुसलमान हैं वो दूसरे दर्जे के भी नहीं है, वो थर्ड आखिरी कैटेगरी है। वो बस जिंदा रहेंगे, सांस लेंगे, नौकरियां इनको हो ना हो, कोई लायबिलिटी नहीं है स्टेट के ऊपर, क्योंकि उनका कोई राइट ही नहीं है, सिस्टम के अंदर कोई ओनरशिप ही नहीं है उनकी। तो बाकी के जो राइट्स हैं वो तो बात की बात है ना। अगर इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब वहां पर भेजने जा रहे हैं सेंटर के अंदर अप्रूवल के लिए, अगर ये वहां पर नाफिज हो जाता है तो इंडिया की डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो यकीनी तौर पर तेज हो जाएगा, और अलग अलग मज़ाहिब की मेजॉरिटी रखने वाले जो इलाके हैं वो अपना अपना हिस्सा लेके तो इंडिया से अलग होकर चल पड़ेंगे अपनी राह पे।